फ्रेंड्स, वेलकम टू कमोडिटी की शिक्षा। मैं आपका दोस्त सुमन सुब्रमण्यम और मैं आज आपको कवर करने वाला हूँ हमारा अगले एजुकेशन सीरीज का जो कमोडिटी मार्केट्स में कवर करने वाले हैं। इसके पहले हमने जितने भी वीडियोस किए थे वो मेजरली टॉप 10 लिक्विड कमोडिटीज था, एनसेडिक्स में था, M6 में था। हम लोगों ने काफी सारे एपिसोड्स में कवर किया है, काफी डिटेल एनालिसिस के साथ हमने कवर किया, जहाँ पे हमने कमोडिटी के थोड़ा डिस्क्रिप्शन के साथ और उनके कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन जैसे कि M6 में हो या एनसेडिक्स में हो उसके बारे में काफी डिस्कस किया था। उसके पहले हम लोग ने इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ स्टार्ट किया था, जिसके वजह से ये सीरीज इतना सक्सेसफुली जा रहा है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमारे ये जो सीरीज के जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कमोडिटी हेजिंग। कमोडिटी हेजिंग हमारे लिए जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहाँ पे एक फिजिकल कमोडिटी की बात होती है। जब भी फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेडिंग होता है, हालांकि कुछ कमोडिटीज कैश बेसिस पे सेटलमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली, जो हमने ऑलरेडी पहले वाले एपिसोड्स में बात कर लिया है। लेकिन जो मेजर कमोडिटीज है कमोडिटी हेजिंग पे ही होता है, क्योंकि वहां पे फिजिकल डिलीवरी की बात आती है। तो फिजिकल डिलीवरी होने के वजह से यही एक खास फैक्टर है, जहां पर इक्विटी मार्केट्स के बदले कमोडिटीज में हेजिंग एक क्रिटिकल फैक्टर होता है, जो मार्केट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए हमने सोचा था ये वाले जो एपिसोड है हम कमोडिटी हेजिंग में करेंगे। ये दो एपिसोड में हम डिवाइड करेंगे, जहां पे हम आपको पहले बताएंगे कमोडिटी हेजिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। उसके साथ साथ हम सेकेंड एपिसोड में ये बताएंगे कि थोड़ा प्रैक्टिकल बेसिस पे गोल्ड में कैसा हेजिंग बेस होता है, क्योंकि गोल्ड एक कमोडिटी जो सबसे पहले सबके दिमाग में हमेशा आता है जब भी कमोडिटी मार्केट्स की हम बात करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि गोल्ड के बारे में बात करूं, और उसके साथ साथ में आखिर में मैं कैलेंडर स्प्रेड्स के बारे में बात करूंगा, जो भी एक वन ऑफ द हेजिंग स्ट्रेटजीज होता है जो फ्यूचर्स मार्केट में इस्तेमाल किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कमोडिटी हेजिंग के बारे में बात करने के लिए। तो कमोडिटी हेजिंग है क्या? कमोडिटी हेजिंग बेसिकली है क्या, ये मैंने काफी कुछ डिस्क्रिप्शन के साथ मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, और मैं आपको एक एक चीज में आपको बताना चाहता हूँ। वन ऑफ द की फैक्टर्स है हेजिंग इज यूजिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स टेकिंग एन इक्वल एंड ऑपोजिट पोजीशन इन टू डिफरेंट मार्केट्स, फिजिकल एंड फ्यूचर्स मार्केट। जैसे इसके पहले भी हमने कई बार बात किया था, स्पॉट मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट, हाजिर मार्केट और वायदा मार्केट। इन द सेम वे वी हैव फ्यूचर्स मार्केट में, जहां पे हेजिंग स्ट्रेटजी किया जाता है। माने अगर आप 100 मेट्रिक टन की क्वांटिटी खरीदोगे स्पॉट मार्केट में, चाहे कोई भी कमोडिटी हो, वही चीज आप हेज करना चाहते हैं फ्यूचर्स मार्केट में, उसका क्रॉस पोजीशन। माने इफ यू बाय 100 मेट्रिक टन क्वांटिटी ऑफ एनी गुड्स, और लेट्स से यू वांट टू बाय व्हीट, simultaneously you are taking a cross position that is selling the futures in the futures exchange, majorly NCDX. That is what is a basic definition of hedging is all about. Why we do such kind of strategy? हम ये स्ट्रेटेजी हमारे लाइफ में क्यों इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं जब कमोडिटीज मार्केट की बात होती है? ये खास वजह है कि कमोडिटीज मार्केट क्या है, काफी वॉलेटाइल है एज कंपेयर टू इक्विटी मार्केट्स या करेंसी मार्केट के मैं कंपेयर करूंगा। तो वॉलेटिलिटी की जब बात होती है तो कमोडिटी मार्केट्स में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, जिस वजह से प्राइस मूवमेंट स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिस वजह से जो ट्रेडर्स होते हैं, फिजिकल ट्रेडर्स होते हैं, हेजर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, या फिर जो मंडी के मिलर्स होते हैं या कमीशन एजेंट्स होते हैं, इन लोगों को एक चिंता होती है कि प्राइस का वेरिएशंस बहुत फास्ट है, तो हम इसको काउंटर करने के लिए, जो रिस्क फैक्टर काउंटर करने के लिए कैसे हम करें। तो हेजिंग स्ट्रेटेजी के लिए हम यहाँ पे आइदर स्पॉट्स में खरीदते हैं और फ्यूचर्स में बेचते, या फिर फ्यूचर में खरीद के हम स्पॉट में बेचते। सो दैट इज वन ऑफ द की बेसिक वैनिला डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज कमोडिटी हेजिंग। नाउ अब मैं और आगे बढ़ना चाहता हूं कि कमोडिटी हेजिंग का और क्या फैक्टर्स होते हैं। हेजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग रिस्क। तो मैंने ऑलरेडी बारे में बात कर ली है। कंट्रोलिंग रिस्क के बारे में जब होता है तो रिस्क कंट्रोल करने के लिए, प्राइस वेरिएशंस कंट्रोल करने के लिए, या फ्यूचर फोरकास्ट के लिए जाने के लिए, जैसे कि आप अगर आज कमोडिटी खरीद रहे हो स्पॉट मार्केट्स में, आपको इस बात का चिंता रहेगा कि क्या 2-3 दिनों में या महीने भर में या 3 महीने भर में कैसा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो उसके काउंटर के लिए आप क्या करोगे, एक क्रॉस पोजीशन लोगे, सेलिंग पोजीशन फ्यूचर्स एक्सचेंज में। तो फ्यूचर्स एक्सचेंज में आप सेलिंग पोजीशन लोगे, जबकि उसका एक्सपायरी 1-2 महीने के बाद होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप एक तो सेफ पोजीशन पे रहोगे। तो एक सेफ पोजीशन पे रहने के लिए आप लोगे, बिकॉज ये बात जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राइस वेरिएशंस 2 महीने में भी कहीं पे डिफरेंस हो सकता है, जिस वजह से जो एक्स्ट्रा लॉसेस है वो मिटिगेट हो सकता है, जो भी ट्रेडर्स हो, फिजिकल ट्रेडर्स हो। आगे बढ़ते हैं। हेजिंग इज आल्सो वे ऑफ प्रोटेक्टिंग वनसेल्फ अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉस एंड एडवर्स सर्कमस्टेंसेस। तो ये मैंने ऑलरेडी बात कर ली है। फाइनेंशियल लॉस एंड एडवर्स सर्कमस्टेंसेस की बात करेंगे तो यहाँ पे एडवर्स सर्कमस्टेंसेस क्या होता है? एडवर्स सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, ग्लोबल सिचुएशंस, पॉलिटिकल सिचुएशंस, या फिर पैंडेमिक सिचुएशन, और यहाँ अगर आप कह सकते हो मानसून फैक्टर्स। एग्रो कमोडिटीज में मानसून फैक्टर्स बहुत प्ले करता है, या फिर गवर्नमेंट रेगुलेशंस आते हैं, या फिर कोई यहाँ पे डोमेस्टिक सिविल इश्यूज हो गया तो उस पर इंपैक्ट करता है। तो उस वजह से अगर हम देखेंगे तो वो एक फैक्टर है।
एक hedging on commodity derivatives exchange can be undertaken using future contracts or options। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था, हम लोग ने ऑप्शंस के बारे में ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में भी हो या ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में भी हो, हेजिंग स्ट्रैटेजी यूज किया जाता है स्पॉट मार्केट में, और जिस वजह से ये एक क्रिटिकल फैक्टर रहता है। तो फ्यूचर्स एक्सचेंज में फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर सकते हो, और स्पॉट मार्केट के साथ साथ आप हेजिंग करा सकते हो। It's a two-way step process where gain or loss of physical position due to change in price will be offset in changes in value of futures. So when we talk about this factor, here also a change in price between the spot and futures, जो भी प्राइस वेरिएशन रहता है जिसे हम बेसिस कहते हैं, बेसिस माने द डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट एंड द फ्यूचर प्राइसेस। अगर स्पॉट का भाव थोड़ा सा कम चल रहा है और फ्यूचर्स का भाव थोड़ा ज्यादा चल रहा है, तो आप क्या करोगे? आप स्पॉट मार्केट में खरीद के फ्यूचर में बेचने की कोशिश करोगे। तो अब वो जो बेसिस का गैप है, बेसिस का प्राइस वेरिएशंस का गैप है, उसका फायदा उठाओगे। ये इसका खास वजह क्या है कि आप ये जानना चाहोगे कि मार्केट्स में हो क्या रहा है, व्हाट इज द क्रिटिकल सिचुएशन दैट इज लीडिंग टू द प्राइस वेरिएशंस बिटवीन द स्पॉट एंड फ्यूचर्स मार्केट। जब भी कमोडिटीज मार्केट की जब भी बात होती है, तो जो फ्यूचर्स मार्केट में जो प्राइस डिस्कवरी होती है वो मेजरली स्पॉट मार्केट से ही आता है। जो भी मेजर एपीएमसी मार्केट है जिसके साथ एक्सचेंज लिस्टेड है, उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी अहमदाबाद में है, तो अहमदाबाद के जो स्पॉट मार्केट्स है उसके अकॉर्डिंगली ही फ्यूचर मार्केट्स में वेरिएशन रहता है। हालांकि देखा जाएगा तो गोल्ड के सिनेरियो में ग्लोबल फैक्टर्स का भी इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स के साथ टाई अप भी है हमारे इंडिया में, जैसे यूएस कॉमिक्स गोल्ड के साथ है। तो कॉमिक्स गोल्ड का भी जो वेरिएशन रहता है, कभी कभार इस पे इंपैक्ट पड़ता है, फेस्टिव सीजन की वजह से भी इंपैक्ट पड़ता है। तो ये सब चीजें वजह से हेजिंग एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है जब भी ट्रेडर्स को ट्रेडिंग करना चाहता है, बिकॉज हमेशा एक फ्यूचर्स में प्रॉफिट एंड लॉस में बनाने के लिए भी उसको स्पॉट मार्केट्स पे भी ध्यान रखना पड़ता है, ताकि उसको पता चले कि कमोडिटीज का सिनेरियो क्या है, उसके कॉम्पिटिटिव क्रॉप्स का सिनेरियो क्या है, उसका एक्सपोर्ट सिनेरियो क्या है, इंपोर्ट सिनेरियो क्या है, ये सब सारे फैक्टर्स भी पड़ते हैं। तब इसके ये एक बात है, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस एनेबल्स द हेजर टू ऑफसेट गेन्स ऑन वन मार्केट थ्रू गेन्स और लॉस इन अदर मार्केट। ये मैंने ऑलरेडी बात कर ली है, ये सब सारे पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी इस बारे में बात कर ली कि कमोडिटी हेजिंग का फैक्टर्स क्या है जिस वजह से मार्केट्स में आपको फायदा होगा, और जिस वजह से आप एक लॉसेस को मिटिगेट करने की कोशिश करोगे और प्रॉफिट्स को आप अनलिमिटेड बनाने की कोशिश करोगे। तो ये सब जानना बहुत जरूरी है, बेसिक्स कमोडिटी हेजिंग क्या है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, बेसिक्स के बाद हम अभी बढ़ते हैं व्हाई कमोडिटी हेजिंग। मैंने ऑलरेडी कुछ की हाइलाइट्स बता दिया है कि कमोडिटी हेजिंग की क्यों जरूरत पड़ती है, बट फिर भी मैंने सोचा कि थोड़ा सा और इन डिटेल्स के बारे में बात करूं कि कैसे होता है। सबसे पहले है करेंसी एक्सचेंज मूवमेंट्स, स्पेशली यूएसडी आईएनआर जो हमारे इंडियन करेंसी है, डॉलर के साथ जो वेरिएशंस रहता है वो काफी इंपॉर्टेंट प्ले करता है। जब भी कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन होता है या डोमेस्टिक सिचुएशन होता है या फाइनेंशियल सिचुएशन खराब रहता है इंडिया का, तो ऐसे सिचुएशन में रुपी ज्यादातर डेप्रिशिएट करता है। तो इसका इंपैक्ट हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स पे क्या पड़ता है कि उनको इंपोर्ट करने में थोड़ा महंगा पड़ जाता है। हालांकि एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है, लेकिन इंपोर्टर्स को नुकसान होता है। तो इंपोर्टर्स कॉस्ट बढ़ जाते हैं, इसके साथ साथ शिपिंग सर्विसेज में टाइम लगते हैं, तो शिपिंग कॉस्ट जो भी एडिशनल कॉस्ट है वो सब ज्यादा भरना पड़ता है, तो यूरोपीय आईएनआर पे इंपॉर्टेंट फर्क पड़ता है। इसके साथ साथ दूसरे करेंसीज भी है जिसके वजह से भी पड़ता है। हालांकि देखा जाएगा तो उतना फुल फ्लैश नहीं होता है, लेकिन जीबीपी आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर और यूरो आईएनआर का भी इंपैक्ट पड़ता है, जिस वजह से पड़ता है। लेकिन जब ग्लोबल लेवल पे बात करें तो जो कॉमन करेंसी की बात होती है तो यूएसडी रहता है। तो यूएसडी का मूवमेंट से भी प्राइस वेरिएशंस का भी इंपैक्ट पड़ता है स्पॉट और फ्यूचर्स मार्केट में, इसलिए यहाँ पे हेजिंग स्ट्रैटेजी की काम बहुत आती है। आगे बढ़ते हैं डोमेस्टिक एंड ग्लोबल सप्लाई डिमांड सिनेरियो। जब भी बात होती है कमोडिटीज की, तो डिमांड एंड सप्लाई सिनेरियो ग्लोबल मार्केट्स में क्या है, उसके अकॉर्डिंगली भी यहाँ पे प्राइस वेरिएशंस का भी इंपैक्ट पड़ता है। अगर ग्लोबल मार्केट्स में सप्लाई सिनेरियो खराब है तो यहाँ पर भी प्राइस वेरिएशंस अपने आप भी बढ़ने चालू हो जाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इसका डिमांड सिनेरियो पे इंपैक्ट पड़ता है और पैनिक बाइंग चालू हो जाता है, क्योंकि लोगों को लगने लगता है कि सप्लाई सिनेरियो कम है, तो उस वजह से प्राइसेस बढ़ना चालू होते हैं। तो उसी तरीके से डिमांड का सिनेरियो भी खराब हो सकता है, जैसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो गया, पैंडेमिक सिचुएशन हो गया, तो वहां पर भी मार्केट्स में प्राइसेस गिरना चालू हो जाते हैं, बिकॉज वहां पे डोमेस्टिक डिमांड की खराबी हो जाती है लॉकडाउन की वजह से, जिस वजह से मार्केट्स में इंडस्ट्रियल कमोडिटीज हो या प्रेशियस मेटल्स हो या एग्रो कमोडिटीज हो, उसका डिमांड बहुत खराब हो जाता है, जिस वजह से प्राइस में गिरावट होती है। तो इस यहाँ पे रिस्क काउंटर करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, उस वजह से ही हम हेजिंग स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं इंडिया और चाइना की। इंडिया और चाइना का इंपैक्ट तो पड़ता ही है, डेफिनेटली नेबरिंग कंट्रीज होने के बावजूद भी हमारा जो ग्लोबल सिचुएशन, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस पे ये भी इंपैक्ट पड़ता है। इंडिया और चाइना के साथ साथ यूएस से चाइना का भी सिचुएशन जाना बहुत जरूरी है। अगर दोनों में ट्रेड वॉर्स चल रहे हैं या फिर ऐसा सिचुएशन आ गया है कि वहां पे टू मेजर पावर्स जो इकोनॉमीज जिसकी मैं बात कर रहा था, यूएस एंड चाइना की, वहां का सिचुएशन खराब होता है, तो ऐसे सिचुएशन में भी हेजिंग स्ट्रैटेजी बहुत काम आती है।
एंड दैट इज व्हाई हेजिंग की जरूरत बहुत पड़ती है स्पॉट ऑफ फ्यूचर्स मार्केट में, ताकि लोगों को या ट्रेडर्स को अपना रिस्क मिटिगेट कर सके और अपना फायदा उठा सके, ताकि उनको जो लॉसेस मिल रहा है वो कम हो जाए और प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हो जाए। तो ये एक फैक्टर था, चेंजेस इन इंपोर्ट ड्यूटीज एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज। तो मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बात कर लिया है। गवर्नमेंट के जो भी इंपोर्ट ड्यूटीज एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज है उसका भी इंपैक्ट प्राइसेस पे पड़ता है। इसके साथ साथ जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है, जैसे लेट्स से हम इंडोनेशिया और मलेशिया की बात करते हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं पाम ऑयल, तो अगर पाम ऑयल का उनका एक्सपोर्ट ड्यूटीज बढ़ गया तो उससे क्या इंपैक्ट होगा कि उनका एक्सपोर्ट्स कम होना चालू हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि ग्लोबल मार्केट्स में सप्लाई टाइटनेस होता है। इसके साथ साथ इंडिया पे भी इंपैक्ट आता है, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं क्रूड पाम ऑयल, तो क्रूड पाम ऑयल इंपोर्ट करने की थोड़ी सी कमी होने की वजह से फिर यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट्स में भी प्राइस बढ़ना चालू हो जाता है। बिकॉज क्या है, सप्लाई सिनेरियो खराब हो जाता है और डिमांड स्टेडी होने के बावजूद वो प्राइसेस अपने आप बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज का भी काफी इंपैक्ट पड़ता है। इसके साथ साथ गोल्ड का भी इंपोर्ट ड्यूटीज एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज पे इंपैक्ट पड़ता है। अगर समझो फाइनेंशियल बजट में इंपोर्ट ड्यूटीज गोल्ड के बढ़ा दी गई तो उसका भी इंपैक्ट हमें प्राइसेस में भी देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे सप्लाई सिनेरियो खराब हो जाता है। तो ये एक फैक्टर था। इकोनॉमिक फैक्टर्स यूएस, यूरोप, चाइना, जापान एंड यूके। जब भी हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी का ही हम बात नहीं कर सकते कमोडिटी मार्केट्स में। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स जो ग्लोबल मार्केट्स रहे उस पे इंपैक्ट पड़ता है। हालांकि मेजर इकोनॉमिक्स में हम हमेशा यूएस पे ही फोकस करते हैं। यूएस के इकोनॉमिक डेटा, परफॉर्मेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स या फिर हो या एम्प्लॉयमेंट डेटा हो या इन्फ्लेशन डेटा हो, ऐसे सिचुएशन में हम मेजरली यूएस पे फोकस करते हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी हमें दूसरे इकोनॉमिक्स में देखने को मिला, जैसे चाइना, यूरोप, जापान और यूके, तो ऐसे सिचुएशन पे भी इंपैक्ट पड़ता है कमोडिटीज मार्केट में। तो एक एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के टाइम पे दूसरे इकोनॉमिक्स पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, और खासकर चाइना पे भी पड़ता है, क्योंकि अगर उनका नेचुरल डिजास्टर भी हो जाता है तो भी उसका इकोनॉमिक डेटा खराब हो जाता है, जिस वजह से मार्केट्स में मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। तो इस वजह है कि हम हेजिंग का स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हैं, ताकि लोगों का नुकसान ज्यादा ना हो और उनका रिस्क मिटिगेट हो जाए। आगे बढ़ते हैं। मेजर इकोनॉमिक्स लाइक यूएसए, मैंने ऑलरेडी बात कर लिया है यूएस के बारे में, तो ये 2 पॉइंट कवर कर लिया। पॉलिटिकल टर्मोइल, इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स इन स्पेशली इन यूएसए। इंटरेस्ट रेट की जब बात होती है कि जो मेजर ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स है, जैसे कि फेड है जो यूनाइटेड स्टेट्स का, उनका जो डिसीजन है विद रिगार्ड्स टू उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ाना घटाना, ये सब सिचुएशन में भी इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिकॉज डॉलर एक कॉमन करेंसी है जो ग्लोबल मार्केट्स में ट्रेड होता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि करेंसी का फैक्टर्स पर इंपैक्ट पड़ता है, जिस वजह से मार्केट्स में इंपैक्ट पड़ता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सिनेरियो में। Eventually, this will also have an impact on demand and supply. So this is one of the key factor why central banks' decisions, not only in the United States, but as well as the other economies such as United Kingdom, Japan, यूरोपियन सेंट्रल बैंक या फिर चाइना का सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंगली भी इंपैक्ट पड़ता है, जिस वजह से हेजिंग करने की हमें बहुत जरूरत पड़ती है कमोडिटीज मार्केट में। आखिर में हम लोग ने बात कर ही लिया पॉलिटिकल टर्मोइल हो या इलेक्शन का सिनेरियो हो। जैसे लास्ट ईयर 2020 में यूएस का इलेक्शन हुआ था, जहां पे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच में टग ऑफ वॉर की तरह था, हु वुड बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो उस वजह से उसका भी इंपैक्ट भी पड़ता है, जिस वजह से मार्केट्स पे भी कमोडिटी प्राइसेस पे भी हेजिंग स्ट्रैटेजी बहुत काम आता है। तो इसलिए मैं ये फैक्टर तक कवर करना चाहता था कि व्हाई कमोडिटी हेजिंग। अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर में। इंपॉर्टेंस क्या है? ऑलरेडी मैंने काफी सारे इंपॉर्टेंट चीजें भी बात कर ली है, लेकिन मैं भी सोचा कि एक और स्लाइड बना दूं इन लोग के लिए, ताकि आपको एक थोड़ा सा और इन डिटेल मिले। तो ये अगर आप देखना भी चाहते हो, आप पॉज करके आप देख भी सकते हो। ये सारे पॉइंट्स में मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। क्रिटिकल फॉर स्टेबलाइजिंग इनकम फॉर कॉर्पोरेशन एंड इंडिविजुअल्स। कॉर्पोरेशन एंड इंडिविजुअल्स को भी काफी काम आते हैं, बिकॉज जो कमोडिटीज मार्केट्स में हेजिंग स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं, ये सारे कहीं ना कहीं ये सारे इंडस्ट्रीज लिस्टेड होते हैं इक्विटी स्टॉक्स के लिए भी। तो इक्विटी स्टॉक्स का भी इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता ही है, जैसे कि बेस मेटल काउंटर हो या एफएमसीजी सेक्टर जो एग्री कमोडिटीज पे निर्भर रहते हैं। तो एग्री कमोडिटीज और हो या बेस मेटल्स काउंटर पे इसका इंपैक्ट पड़ता है इक्विटी स्टॉक्स पर भी। तो इनडायरेक्टली ये सब जो भी जियोपॉलिटिकल न्यूज है, इसके पहले हमने जो बात की थी, उसका इंपैक्ट भी स्टॉक मार्केट्स पर भी पड़ता है। इसके अलावा बुलियन सेक्टर में भी ज्वेलर्स के जो स्टॉक्स है उस पर भी इंपैक्ट पड़ता है, जिस वजह से मार्केट में मूवमेंट पड़ता है। क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस का भी काफी इंपॉर्टेंस है, बिकॉज एनर्जी सेक्टर्स एट द एंड ऑफ द डे हर इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है, और जिसका भी इंपैक्ट पड़ता है इवन इक्विटी स्टॉक्स। तो दैट इज व्हाई इनकम फॉर कॉर्पोरेशन इंडिविजुअल्स का भी इंपैक्ट पड़ता है, जिस वजह से मार्केट्स में मूवमेंट देखने को मिलता है। तो दैट इज व्हाई कमोडिटी रिड्यूसिंग रिस्क एंड ऑलवेज इंप्रूव अर्निंग्स बट फेलियर टू मैनेज द रिस्क। तो ये सब सारी चीजें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आगे बढ़ते हैं। कमोडिटी हेजिंग प्रैक्टिस encompass efforts on the part of companies and individuals to get a clear picture of the risk profile। ये मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया। एक क्लियर रिस्क प्रोफाइल मिलता है, ताकि कंपनी को अगर नया प्रोजेक्ट चालू करना होगा जो इक्विटी स्टॉक रिलेटेड है,
कंपनी नया प्रोजेक्ट चालू करना पड़ेगा, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है या मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में जाना चाहता है, अमालगमेशंस, टेकओवर्स, ऐसी सिचुएशन में जाना चाहता है, नया फाइनेंशियल मॉडल बिल्डअप करना चाहता है या दूसरे कंट्री में टाई अप करना चाहता है या फिर दूसरे एक्सचेंज में जाके अपना लिस्टिंग कराना चाहता है थ्रू एडीआर एंड जीडीआर प्रोसेस, ऐसे सिचुएशन में जो भी डिसीजंस मेकिंग रहते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है कमोडिटी हेजिंग के थ्रू. सो दैट इज व्हाई ऑल दीज फैक्टर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. Hedging also significantly lowers distress cost and adverse circumstances. तो distress cost जो भी रखता है, जो भी cost of capital रहता है कंपनी में, warehousing costing हो या इक्विटी मार्केट्स को लेके भी यहाँ पर भी hedging strategy पड़ता है. तो commodities markets में भी logistics और supply chain management को भी impact नहीं पड़ना चाहिए, जिस वजह से यहाँ पे एक important factor रहता है. So that is why it plays important. To gain the most of hedging, it is very essential to identify and understand the objectives behind hedging. तो हर चीज का एक ऑब्जेक्टिव रहता है, उससे कंपनी का क्या फायदा होगा, क्या करना चाहती है. ऑलरेडी मैंने कई सारी चीजें कवर कर ली है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑलरेडी भी किया है. तो यहाँ पर भी एक फैक्टर है कि हर कंपनी का अपना एक स्ट्रैटेजी होता है, अपना एक कॉम्पिटिटर्स पीयर्स के साथ कैसे टिकना चाहिए, हर सेक्टर्स में भी वो इम्पैक्ट पड़ता है. तो उसी तरीके से कमोडिटीज मार्केट में भी अपना एक स्ट्रैटेजी होता है. कई सारे कमोडिटीज होते हैं, पल्सेस में भी होते हैं, यहाँ पे बुलियन में होता है, एनर्जी होता है. ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि उनके पीयर क्रॉप्स के साथ भी कैसा कंपटीशन रहता है, प्राइसेस मूवमेंट कैसा रहता है, तो वहां पर भी कंपटीशन रहता है. तो यहाँ पे एक कमोडिटी हेजिंग में भी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है. तो हेजिंग एज अ स्ट्रैटेजी बोथ हर सेक्टर में काम आता है, जो हमें इंपॉर्टेंस जानना जरूरी है. कहीं ना कहीं ये लिंक्ड है दूसरे सेक्टर्स के साथ भी, अगर इक्विटी हो या कमोडिटी हो या करेंसी, ऑल थिंग्स आर साइमल्टेनियसली इंटरलिंक्ड विद ईच अदर. So that is why hedging strategy not only helps in commodities market but also it helps in even bringing good decisions in the equity market also. So let's move ahead. अभी बात करते हैं opportunities of commodity hedging. ये मैंने कुछ ऑलरेडी टॉप 10 लिक्विड कमोडिटीज के बारे में बात कर लिया है, तो ये आपके लिए बहुत सिंपल एंड आसान होगा. जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है वो उसके लिए काफी अच्छा इंपॉर्टेंस रहेगा यहाँ पे, कि यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं तो बुलियन सेक्टर वो है गोल्ड एंड सिल्वर. आगे बढ़ते हैं बेस मेटल सेक्टर में कॉपर, निकल, जिंक, एल्यूमिनियम एंड लेड. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको कमोडिटी हेजिंग में बहुत काम आएगा. उसके साथ साथ है एनर्जी सेक्टर, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस. एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉटन, क्रूड पाम ऑयल, मेंथा ऑयल एंड कार्डमम. तो ये एमसीएक्स एक्सचेंज में टॉप 10 काफी कई सारे कमोडिटीज है जो हमने ऑलरेडी कवर किया है. कमोडिटी टॉप 10 लिक्विड कमोडिटीज जो हमने इसके साथ कवर किया है. इसके साथ साथ एनसीडीएक्स सेक्टर्स में भी कई सारे कमोडिटीज आते हैं. ऑयल सी सेक्टर, सोयाबीन, मस्टर्ड एंड कैस्टर सीड. पल्सेस में चना एंड मूंग भी हमारे साथ, हालांकि वो टॉप 10 लिक्विडिटीज कमोडिटीज में नहीं आता है, लेकिन वो एक्सचेंज के साथ लिस्टेड है, जहां पे वो एक खरीफ क्रॉप है और जिसका मेजर बेस राजस्थान में है. तो यहाँ पर भी मूंग एक ऐसा कमोडिटी है जो आपको कमोडिटी हेजिंग स्ट्रेटजीज में इस्तेमाल कर सकते हो. स्पाइसेस सेक्टर्स में ऑलरेडी हम लोग ने 3 मेजर कमोडिटीज के बारे में बात कर लिया है, जीरा, कोरिएंडर सीड और टर्मरिक. तो ये है, हालांकि इसके पहले रेड चिली भी हुआ करता था और पेपर भी हुआ करता था, लेकिन अभी उसमें वॉल्यूम्स न होने की वजह से वो हेजिंग स्ट्रेटजी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, बट फिर भी काफी है. अगर आईसेक्स की मैं बात करूं तो आईसेक्स में इसबगुल भी है, तो जिसमें हेजिंग स्ट्रेटजीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं गौर कॉम्प्लेक्स में गौर सीड एंड गौर गम है. वेजिटेबल ऑयल्स में रिफाइंड ऑयल है जो एनसीडीएक्स में, यहाँ पे क्रूड पाम ऑयल है एमसीएक्स में, एनसीडीएक्स में रिफाइंड ऑयल है. तो वो भी एक क्रॉस हेजिंग स्ट्रेटजी भी आप इस्तेमाल कर सकते हो. ग्रेन्स, व्हीट, बार्ले, मेज, पैडी, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. आखिर में फ्यूचर पॉसिबल लिस्टिंग क्या है? फ्यूचर पॉसिबल लिस्टिंग तुअर एंड उड़द भी है. तो पल्सेस सेक्टर्स में 2 ऐसा कमोडिटीज है, तुअर एंड उड़द, which can also be used in hedging strategies, which has not been launched in NCDEX so far, but they may come in future once there is a SEBI approval. So that is why these are the top commodities which is there both in MCX and NCDEX. इसके साथ ICEX भी है. ICEX में हम मेजरली फोकस डायमंड पे भी रहता है, जब आप हेजिंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर सकते हो. उसके साथ साथ स्टील है और रबर है. तो रबर भी एक ऐसा कमोडिटी है जो साउथ केरला में मौजूद है और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंस पड़ता है. तो ये एक क्रिटिकल फैक्टर है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था. अभी हम आगे बढ़ते हैं एक लास्ट पार्ट पे. जाने से पहले, ये एपिसोड खत्म करने से पहले मैं थोड़ा सा हाईलाइट देना चाहता हूं कि गोल्ड की फैक्टर्स क्या है, गोल्ड का फैक्टर्स के लिए हेजिंग के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है. इसके पहले मैंने ऑलरेडी बात किया था कि कमोडिटी हेजिंग जब भी बात होती है कमोडिटीज मार्केट की, जब भी सबसे पहली बात है सबके दिमाग में एक ही चीज आता है, वो है गोल्ड, सोना. हमारे इंडिया में सोने की बहुत अच्छा डिमांड है, चाहे कौन से भी स्टेट में हो. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पीपल लव टू बाय गोल्ड इन एनी फॉर्म, वेदर इट इज बिस्किट और ज्वेलरी. तो यहाँ पर या फिर कॉइन्स में भी हो, तो यहाँ पर भी काफी इंपॉर्टेंस है गोल्ड की. तो इसलिए मैं थोड़ा सा गोल्ड में कवर करना चाहता था. पहले हम बात करते हैं गोल्ड का मेन हेजेस कौन है. हेजेस कौन है वहां पे? कॉर्पोरेशंस है, माइनिंग कंपनीज है, मार्केट इंटरमीडिएट्स है, मर्चेंडाइजर्स है,
ज्वेलर्स एंड डिजाइनर्स, इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स, बुलियन एंड ज्वेलरी ट्रेडर्स। तो ये सब सारे गोल्ड के ट्रेडर्स है, जिस वजह से आपको मिलेगा कि हेजर्स कौन है। बिकॉज ये सब जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको जो भी वॉलेटिलिटी मूवमेंट देखने को मिलेगा गोल्ड में, अगर आप खरीदारी करना चाहते हो तो आपको ये जानना पड़ेगा आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, पीयर्स कौन है, ये जो फ्यूचर्स मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं आपके साथ। तो स्पॉट मार्केट्स में अगर आपकी मौजूदगी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि फ्यूचर्स मार्केट में आपके साथ हेजिंग कौन करना चाहता है और कौन आपके पार्टिसिपेंट्स हैं और कौन आपके पीयर्स है। तो ये सब सारे चीजें मैं जानना जरूरी समझा। फिलहाल इतना ही ये एपिसोड में। सेकेंड एपिसोड में मैं आपके साथ कवर करूंगा कुछ और स्ट्रेटेजीज के बारे में, गोल्ड में हम कैसे करते हैं हेजिंग स्ट्रेटेजी, और उसके साथ साथ मैं स्प्रेड के बारे में भी बात करूंगा। सो स्टे ट्यून्ड गाइस फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, फॉर द सेकेंड एपिसोड ऑफ कमोडिटी हेजिंग। If you have any queries so far regarding this, please mention in the comment section below. We'll get back to you as soon as possible, and take care. Have a wonderful day.